वेलकम बच्चा लोग। फिर आपका हमारे कन्वर्जेंस फिजिक्स के चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। नॉर्मली बेटा 11th और 12th के फिजिक्स के वीडियोस आते हैं यहाँ पर, लेकिन ऑन डिमांड स्पेशली किसके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं, अब हम 9th और 10th क्लास के लिए भी लेकर आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल 9th क्लास की आज की वीडियो है जी। हम इसमें एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आएंगे। उसके बाद बेटा पूरे चैप्टर्स का फिजिक्स पोर्शन का रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे। तो होपफुली आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो आज का जो चैप्टर है हमारा 9th क्लास का, दैट इज ग्रेविटेशन। ओके, तो ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है आपका बेटा दो पार्ट्स में है। एक इसमें ग्रेविटेशन से रिलेटेड है सब कुछ, और सेकंड थिंग इसमें ना प्रेशर एंड 9th क्लास का जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, ग्रेविटेशन के साथ साथ इसमें प्रेशर, बॉयंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी दे रखा है। इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वीडियो में ग्रेविटेशन के क्वेश्चन से डील करेंगे, राइट है जी। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सारे के सारे क्वेश्चंस यार अपने नोट वोट करते रहना, ठीक है, काम आएंगे आपके। ठीक है, जो आपकी 12th क्लास और 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें सारे क्वेश्चन यार कहाँ से आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं। तो इसलिए 9th और 11th के बच्चों को भी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ये करने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो ये हो गया जी आपका 9th फिजिक्स एनसीईआरटी क्वेश्चन, चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन कवर। कुछ बेटा इसमें ना सॉल्व्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। जो एक ब्लू कलर के क्वेश्चन होते हैं इसमें बहुत ही ईजी वाले होते हैं। तो ब्लू कलर वाले तो आप अपने आप करते हैं। एनसीईआरटी बुक जब देखते हो उसमें बॉक्स क्वेश्चन होते हैं ब्लू कलर से, वो तो आप अपने आप कवर अप करना, वो बहुत ज्यादा इजी होते हैं। ये भी इजी है, लेकिन चलो एक एक करके डील अप करते हैं। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। पहले कुछ एग्जाम्पल है 4-5, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, एग्जाम्पल 9.1। ओके, 9th क्लास यार, अगर आपने आगे नॉन मेडिकल मेडिकल रखना है तो आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह करने की अभी से आदत डाल लेनी चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस या थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ साथ ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अभी से आदत डालो, क्योंकि फिजिक्स में तो आपको न्यूमेरिकल से ही डील करना पड़ता है। तो ये लगभग सारे न्यूमेरिकल्स ही हैं। एग्जाम्पल 9.1, द मास ऑफ द अर्थ इज। ओके, इस चैप्टर में ग्रेविटेशन में जो आपका फार्मूला यूज होना है, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होंगी। करते हैं स्टार्ट। पहले देख लें कि फार्मूला कौन कौन सा यूज होगा। एक तो बेटा ये यूज होगा, F इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला यूज होता है, Gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जी आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास, r रेडियस या डिस्टेंस। एक फिर वेट की जरूरत पड़ेगी आपको। वेट किसके इक्वल होता है जी, इट इज इक्वल टू m इंटू जी। तो एक वेट की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा बेटा जो आपके पास ना कुछ 11th क्लास हो रही, फर्स्ट चैप्टर मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन होती थी। इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। पहले ये फार्मूले नोट कर लेना, इन फार्मूलाज की जरूरत पड़ेगी आपको। इक्वेशंस ऑफ मोशन होती थी हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस at। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, याद होगा। एंड थर्ड इक्वेशन होती थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। जब हम ग्रेविटी के हिसाब से बेटा इस चैप्टर में ग्रेविटी के हिसाब से चल रहे हैं, तब जब ग्रेविटी के हिसाब से जब हम मोशन डिस्कस करते हैं ना, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे। अब ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटी उसको वापस नीचे लाने की कोशिश करेगी, पहले उसकी स्पीड कम करेगी, या ऊपर से गिराएंगे तो भी नीचे आएगा। तो अल्टीमेटली ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लगता है, नीचे की ओर लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होती है ये फिक्स है यहाँ पर जी, जो कि किसके इक्वल होगी बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, राइट है जी। तो ये इक्वेशन दोबारा लगेंगी, इनमें बस ए हमारा फिक्स होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट है। जब बेटा ऊपर और नीचे के मोशन की स्टडी हो रही होगी, तो यहां पर जो डिस्टेंस कवर्ड इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा उसको हम किससे डिनोट किया करेंगे, एच से किया करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी हमेशा उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड आपने फेंका है या ऊपर जा रहा है, तो जी की वैल्यू हम लिया करेंगे -9.8, क्योंकि ये स्पीड कम करवा रही है, रिटार्डेशन हो जाती है। और अगर ये नीचे जा रहा है तो जी की वैल्यू क्या लिया करेंगे, +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा होता है तो स्पीड इंक्रीज होती है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के रूप में यूज होगी, जब ऊपर जा रहा है तो ये रिटार्डेशन के रूप में यूज हो जाती है। तो एक ये चीज, ये इक्वेशन दोबारा आएंगी, इनका यूज करना होगा। अगर हम अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन की डिस्कस कर रहे हैं बेटा,
तो उसमें डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, h, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, g। तो आपकी ये तीनों इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई हो जाएंगी, आप पहले से लिख के रख सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाती है v इज इक्वल टू बेटा u प्लस जी टी। देखो a की जगह तो g ही लगना है यहाँ पर, तो a प्लस जी टी हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन हमारी बन जाती होती है, डिस्टेंस को हम h बोल दिया करेंगे, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ए की जगह जी आ गया, डिस्टेंस की जगह h। एंड थर्ड इक्वेशन हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह जी आ गया, h आ गया। ऊपर जाओगे तो g नेगेटिव लेनी है, नीचे जा रहा होगा ऑब्जेक्ट तो g क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो ये बेटा एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर वेट का कंसेप्ट, या फिर ये तीन इक्वेशंस इस चैप्टर में हमने यूज करनी है। तो लेट्स स्टार्ट जी, इस सबको मिटा देते हैं, नोट कर लेना आप लोग। तो अगर नोट कर लिया होगा तो इसको हमने रब कर दिया बेटा जी। अब आते हैं कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जी आपका, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सबसे पहले हमें किसका मास दे रखा है जी, अर्थ का, 6 इंटू 10⁻24 kg। एंड दैट ऑफ मून इज, मून का भी क्या दे रखा है जी, मास दे रखा है, इट इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज, ओके, दोनों के बीच में क्या दे दिया हमें, डिस्टेंस भी दे दिया, आर से नोट कर दिया, 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ओके, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, हमें मीटर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो 3.84 इंटू, बेटा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब बेटा इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 5 पावर तो पहले ही है, 1000 में से 3 और आ जाएंगी तो 10 की पावर क्या आ जाएगा जी, ये 8 आ जाएगा। राइट, मांगा क्या है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून। सिंपल क्वेश्चन, जस्ट क्या पुट करनी है आपने, वैल्यूज पुट करनी है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून, फोर्स का फार्मूला होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं, G की वैल्यू बेटा फिक्स होती है, वैसे ही क्वेश्चन में दे रखी है, 6 याद भी होनी चाहिए, 6.7 इंटू 10⁻11। वैसे बेटा इसकी वैल्यू 6.67 होती है, लेकिन अब क्वेश्चन में 6.7 दे रखी है तो हम भी क्या लेंगे, ये 6.7 ही ले लेते हैं। पहला मास क्या हो गया, 6 इंटू 10⁻24 kg। दूसरा मास कितना हो गया जी, 7.4 इंटू 10⁻22 kg। नीचे क्या आ गया जी, डिस्टेंस विच इज 3.84 इंटू 10⁻8। ओके, इसका स्क्वायर भी है जी। अब देखो है तो कुछ नहीं है, जस्ट आपको कैलकुलेशंस ही करनी है कुछ नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन ही करनी है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम 9th क्लास का बच्चा जब आता है ना तो ये 10 की पावर में उलझ जाता है बेटा। अब इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो 10 की पावर में उलझ तो जाओगे, लेकिन 1-2 बार इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो आपको आ जाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो करो यार प्रैक्टिस। एक बार खैर करवा देता हूं मैंने यहाँ पर ये जो फिगर्स हैं 6.7, ठीक, इनको बेटा जी अलग लिख लिया। ओके, नीचे ये 3.84 इंटू 3.84, इसको भी मैंने अलग कर दिया। ये स्क्वायर है ना जी, 3.84 के ऊपर पावर कितनी है, 2 है, स्क्वायर है, इसलिए इसको 2 बार लिख दिया, 3.84 इंटू 3.84। अब 10 की पावर अलग कर रहे हैं जी, यहां से 10 की पावर कितनी आ रही है, -11। यहाँ पे 10 की पावर थी 24 तो +24 है, बेस सेम है बेटा, पावर ऐड हो जाती है, मैथ का रूल है ये। तो जो भी 10 इनकी पावर इकट्ठी कर रहे हैं, -11 + 24 + 22, और नीचे पावर थी 10 की पावर 8 और ऊपर उसका क्या है, स्क्वायर है। तो बेटा नीचे वाली जो पावर है यहाँ पर, दैट वाज 10 की पावर 8 2 जा 16, लेकिन जब ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -16, इट विल बी -16। तो ये जो नीचे वाली पावर है उसको भी मैंने ऊपर ही लिख दिया। अब इस चीज को आपने क्या कर लेना बेटा, सॉल्व कर लेना। यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा मैं, आप अपने आप कैलकुलेटर से करो या अपने आप कर देखो, इसको सॉल्व कर लेना। ये अप्रोक्सीमेटली इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 20.2, अप्रोक्सीमेटली 20.2 आ जाएगी, इनटू इसको सॉल्व कर लो, ये 10 की पावर बेटा 19 आ रहा है। ओके, 10 की पावर 19 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 20.2 या 20.3 के करीब आ जाएगा। अब आंसर में 20.2 ही दे रखा है।
अब इसको सॉल्व करूंगा तो इसको लिखूंगा, देखो पॉइंट है ना, एक पॉइंट इधर किसका दिया मैंने 2.02 बन जाएगा ये, इनटू और एक पॉइंट जब इसको इधर किया तो एक इसको पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि बेटा यहां से वैल्यू कम कर दी ना, 20 को मैंने 2 कर दिया, तो मतलब 10 इसको दे दिया, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 20। सो दिस विल बी योर आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने फास्ट किया, अब मैं यहाँ पे बेटा वीडियो में कैलकुलेशन नहीं ना करते रहेंगे, कैलकुलेशन आप अपने आप कर कर देख लेना। सो इसको इस तरीके से डील करना है। फर्स्ट ही क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन बेटा आपको सबको लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिख लिख कर नहीं देखोगे, करके नहीं देखोगे तो थोड़ी आएगा। बाकी तो देखो सॉल्यूशंस तो आपको नेट पे जहां पे मर्जी देखो, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो आजकल जो बुक्स आती हैं, रेफरेंस बुक वगैरह जो हम लेते हैं, उनमें हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो सॉल्यूशन मैटर नहीं करता कि किसने करा दिया किसने नहीं किया, ये मैटर करता है कि आपने खुद करके देखा है कि नहीं देखा। अदरवाइज तो सब कुछ आजकल क्या है, बना बनाया अवेलेबल है, बनी बनाई खिचड़ी अवेलेबल है। लेकिन भाई बनी बनाई खिचड़ी खाते रहोगे उससे बात नहीं बनेगी, खिचड़ी खुद बनानी सीखनी पड़ेगी। तो आपको ये खुद सॉल्व कर कर देखने पड़ेंगे तभी ये आएंगे। अगर नहीं समझ में लगा होगा तो आप तो वीडियो को रोक वोक के देख सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं है, ये कैलकुलेट करके जरूर देखना। राइट है जी, आपको कैलकुलेटर का लोड नहीं। अच्छा एग्जाम में आएगा तो इजी क्वेश्चन आएगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन वाले नहीं आएंगे। लेकिन अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन से डील कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन है वो तो कवर अप करने ही पड़ेंगे। ओके जी, होप ये हो गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स। लेज क्या होता है बेटा, एक वो पहाड़ी सी होती है ना, पहाड़ी जहां पे आगे फिर बिल्कुल पहाड़ी का एंड आ जाए और आगे खाई आ जाए, उसको क्या बोल सकते हैं हम, लेज बोलते हैं। तो वहां से भाई कोई कार गिर गई है, सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरी है। तो अ कार फॉल्स फ्रॉम अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स। ओके, कार ऊपर से गिरती है और उसको नीचे आने में कितना टाइम लगता है, 0.5 सेकेंड्स लगते हैं। यहां से मान लो कार गिरती है, ये ग्राउंड है, ये लेज है, और टाइम कितना लगा, टाइम इज 0.5 सेकेंड। ओके, लेट जी इज इक्वल टू 10। देखो जी की वैल्यू वैसे 9.8 होती है, क्वेश्चन में बोला 10 तो हम भी क्या ले लेंगे, 10 लेके बात खत्म करेंगे। ओके, जी इज इक्वल टू 10। व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। यहां से कार गिरी नीचे, तो भाई जब गिरी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी पड़ेगी, 0 लेनी पड़ेगी। राइट है जी, नीचे पहुंचते पहुंचते उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो चुकी होगी, वो आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। एक्सेलेरेशन जो है वो किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, जिसको हमने कितना ले लेना है, 10 ही ले लेना है। जी के इक्वल है विच इज इक्वल टू 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम यूज करेंगे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पर ये v इक्वल टू यू तो 0 है, प्लस ए की जगह g लग जाएगा, साथ में t। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी नीचे गिरते गिरते जो उसकी होगी दैट विल बी 0, तो 0 हो गया। g की जगह उसने बोला 10 ले लो, g की वैल्यू हमने कितनी ले ली जी, 10, और टाइम दे रखा था इट वाज 0.5 सेकेंड। तो v की वैल्यू आ गई आपके पास 10 इंटू 0.5, 5 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 5 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, सॉल्व हो जाएगा। ये आंसर दे रखे हैं साइड पे, पहले से आंसर लगा रखे हैं ताकि पता लग जाए। ओके जी, फर्स्ट हो गया। अब आता है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। इन 0.5 सेकेंड्स के दौरान इसकी एवरेज स्पीड क्या थी। सेकेंड पार्ट के लिए बेटा v एवरेज हम लिख सकते हैं u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। u 0 थी, v कितनी आई है जी, 5 आ गई है, नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ये 2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, 0.5 मीटर पर सेकेंड। राइट, सेकेंड आंसर भी अपना क्या आ गया, सही आ गया जी, 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, फाइंड क्या करनी है जी, लेज की हाइट फाइंड करनी है, हाउ हाई द लेज इज फ्रॉम द ग्राउंड। अब इसके लिए सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये एच है, इसको एच लिख देते हैं, हाइट फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा थी 0 प्लस हाफ, जी की जगह 9.8, और टाइम कितना लगा था ऊपर से नीचे आने में, 0.5 सेकेंड। ओके,
इट वाज 9.8, ये 0.5 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। लेकिन बेटा जी तो उसने क्या बोल रखा था, क्या ले लेना, 10 ही ले लेना। ठीक है जी, ये हो गया आपका 10। अब h किसके इक्वल आ गया बेटा जी, ये हो गया 5, ये हो गया 0.5 इंटू 0.5, h विल बी इक्वल टू 555, 125 होता है देखो, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 2 पॉइंट्स हैं, ये 1.25 आंसर किस में आ जाएगा आपका, मीटर में आ जाएगा। तो बेटा थर्ड पार्ट का आंसर भी हमारा क्लियर है, 1.25 मीटर। तो कोई खास बात नहीं, इजीली ये क्वेश्चन भी हमारा कवर अप होता है। राइट है जी। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बेटा आपका एग्जांपल ही है। तो एग्जांपल्स 9.3, an object is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 मीटर। ऑब्जेक्ट को भाई नीचे से ऊपर की ओर वर्टिकली थ्रो किया गया, ओके, एंड इट राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ओके, हाइट कितनी दे रखी है जी, इट इज इक्वल टू 10 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। बेटा जब ये टॉप पे पहुंचती है ना, किसी भी चीज को नीचे से जब ऊपर फेंकोगे, तो जब ये टॉप पे पहुंचेगी, टॉप पर पहुंचकर एक पल के लिए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो एक पल के लिए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी, 0 हो जाएगी। तो हम कहेंगे जब ये टॉप पे पहुंचेगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी हो गई, 0। तो फाइनल वेलोसिटी इज 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। डिस्टेंस दे रखा है, एक्सेलरेशन की जगह जी यूज कर लेंगे। ऊपर की ओर फेंक रहे हैं बेटा, ऊपर जा रहा है, तो जी की वैल्यू कितनी लेंगे, -9.8 लेंगे। इट विल बी -9.8। 10 भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर 10 कहीं पर बेटा कहा नहीं हुआ। अगर कहा होता तो 10 लेते, जनरली हम क्या लेंगे, 9.8। बाकी देखते हैं, 10 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यूज क्या करेंगे बेटा, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, तो थर्ड इक्वेशन विल बी बेटर बेटा। तो थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, मैं डायरेक्ट 2gh नहीं लिख रहा, क्योंकि अभी याद नहीं हुई होंगी आपके। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है जी, 0। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है जी, इक्वल टू 2। इसकी जगह क्या ले सकते हैं जी, 9.8 ले सकते हैं जी। डिस्टेंस कितना ले सकते हैं जी, 10 ले सकते हैं जी। ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 10, 0 तो 0 ही हो गया। अब ये बेटा जो एक्सेलेरेशन थी, क्योंकि ऊपर जा रहा ना, तो इट शुड बी -9.8। ओके, ये माइनस यू स्क्वायर हो गया, इक्वल टू, ये माइनस बाहर लिख लिया हमने, 2 इंटू 98। ओके, ये कितना आ गया, 2 इंटू 98। 10 को बेटा 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉइंट हट गया, 98 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। दैट मीन्स u स्क्वायर इज इक्वल टू 98 को भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 196 आ जाएगा। u निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 196 आ जाएगा, और बेटा इसका रूट लोगे तो ये 14 आ जाएगा। क्योंकि स्पीड है तो इस मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो ये कितना आ गया जी, 14 मीटर पर सेकंड। आंसर कितना आ गया, 14 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी इज 14 मीटर पर सेकंड। तो ये कुछ ऐसे सॉल्व करना था। अगले पार्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट में बोला है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, नीचे से ऊपर तक जाने का टाइम भी चाहिए। तो इसके लिए फिर हम टाइम वाली कोई इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जो मर्जी यूज करो। सेकंड पार्ट के लिए मैंने v इक्वल टू यू प्लस 80 यूज कर लिया बेटा। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, u हमने निकाल लिया अभी 14, प्लस a की वैल्यू कितनी लेनी है, 9.8 यूज करेंगे। लेकिन कैसे यूज करेंगे, फिर से वही गलती कर रहे हैं हम। ऊपर फेंका है तो कैसे यूज करनी चाहिए, -9.8। कैलकुलेट क्या करना है हमने, t कैलकुलेट करना है। ये इधर आके जी प्लस हो जाएगा इस तरफ, तो ये हो गया प्लस 9.8 इंटू टी इक्वल टू 14। ओके, t किसके इक्वल आ गया, 14 डिवाइडेड बाय 9.8। भाई सॉल्व अपने आप करना। अगर इसको सॉल्व करते हो, आंसर हमने पहले ही
लिख रखा है, ये 1.43 सेकेंड आ रहा है। ओके, आंसर हमने पहले ही बना कर रखा हुआ है बेटा, आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना जी। तो इट इज 1.43 सेकेंड। तो ये हो गया आपके जी 3 एग्जाम्पल। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हमने कवर अप कर लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। बेटा ये तो बहुत ही इजी सीधा ही क्वेश्चन है, लेकिन चलो फिर भी कर देते हैं। इसका आंसर तो है कि वेट जो होता है ना बेटा, वेट बताया होगा आपको। वेट कैलकुलेट करना हो तो इसका फार्मूला क्या है, सिंपल, m इंटू जी। जो भी ऑब्जेक्ट का मास है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, जी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उसने सरफेस ऑफ अर्थ पे पूछा ना। तो अर्थ की एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही क्या करनी है, हमने यूज करनी है। तो W इज इक्वल टू m इंटू जी। सिंपल, मास था 10, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, तो आंसर कितना आना चाहिए 98। लेकिन बेटा वेट जो है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो वेट शुड बी आंसर्ड इन न्यूटन। इसको किस में देना चाहिए हमें आंसर, न्यूटन में आंसर देना चाहिए। ओके, तो आंसर इज 98 न्यूटन। ओके, आंसर भी सही है, लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन है जी एग्जांपल्स में, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। कि एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ पे इसका वेट कितना है जी 10 न्यूटन है। तो हमने इसका सोल्यूशन किया, वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो कि एग्जैक्टली mg होता है, 10 न्यूटन दे रखा है। ओके, व्हेन मेजर्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। बेटा जो वेट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब क्योंकि वेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, अर्थ होती है। तो इसका मतलब जब मून पे जाके आप वेट फाइंड करोगे ना, तो यहां पे लगेगा मास तो वही है, यहां मून की एक्सेलरेशन लगेगी। ओके, लेकिन मून की जो एक्सेलरेशन है वो अर्थ की एक्सेलरेशन के कंपैरिजन में 6 टाइम्स क्या है, कम है। दैट मींस ये जो चीज है mg, ये तो अर्थ वाला वेट हो गया 10, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। 10 डिवाइडेड बाय 6 विल बी योर आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है आपका 1.67 के करीब आ जाए। बट कैलकुलेशन देखो अब अपने आप करनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल ही इजी वेट वाला क्वेश्चन हमारे पास कैसा आ गया, बिल्कुल इजी से आ गए। तो ये भी हो गया जी। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 9.5 तक, मतलब 5 एग्जाम्पल हमारे पास आ गए। 1-2 एग्जाम्पल और है बेटा एनसीईआरटी बुक में, लेकिन वो प्रेशर से और थ्रस्ट से रिलेटेड हैं। तो प्रेशर थ्रस्ट वाले हम अभी कवर अप नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ग्रेविटेशन वाले टॉपिक को ही कवर अप कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अभी ग्रेविटेशन वाले को कवर अप कर रहे हैं, बाकी प्रेशर और थ्रस्ट के लिए अलग वीडियो बना देंगे। अब आगे जी आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज क्वेश्चंस जी। देखते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ सकते हैं। सारे के सारे धुआंधार तरीके से हमने कवर अप कर देने हैं जी। जो कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन होंगे उनको बस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, उसको रिटर्न में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो मैं सारे के सारे सॉल्व करा, ठीक है, कंसेप्चुअल एक्सप्लेन करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करा देंगे। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होगा अगर डिस्टेंस क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। तो इसका बेटा अगर हम सोल्यूशन करते हैं, हमें पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r, राइट है जी। जी में m1 और m2 में कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पर ना कोई जी में चेंज आया, ना m1 में आया, ना m2 में। उसने बस डिस्टेंस क्या कर दिया जी, हाफ कर दिया। ठीक है, डिस्टेंस बेटा अगर हाफ हो जाए तो जो ये ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, अगर डिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो न्यू r r/2 लग जाएगा, r/2 का स्क्वायर r/4 हो जाएगा, 4 घूम के ऊपर चले जाएगा। तो इसका आंसर आएगा फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स। अब देखो कुछ बच्चों को डायरेक्ट समझ में लग गया होगा भाई, जिसको डायरेक्ट समझ में नहीं लगता एक बार करके भी दिखा देते हैं। मान ले पुराना फोर्स ये है बेटा, अब न्यू जो डिस्टेंस है r' मान लेते हैं, वो पुराने डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। इसलिए जो न्यू फोर्स होगा
जी में कोई फर्क नहीं पड़ा, m1 और m2 में बेटा कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर r की जगह नया डिस्टेंस आएगा r/2 का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा g m1 m2 डिवाइडेड बाय, इसको करोगे तो बनेगा r² डिवाइडेड बाय 4। ये जो 4 है, इतनी मैथ तो आती होगी आपको, 4 ऊपर चले गया, g m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अब दिस वन इज द प्रीवियस फोर्स, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर तो पुराना फोर्स है, तो मतलब जो न्यू फोर्स है इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू। तो जैसे मर्जी करो, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ गया, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ये, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 4 टाइम्स, आपको फुल मार्क्स लिखे। हाँ, 2 नंबर में अगर आया हो तो आपको पूरा सॉल्व करके चलो दिखा देना चाहिए, तो मैंने पूरा सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया। इसको नोट वोट भाई कर लेना, इसका आंसर क्या आना चाहिए था, 4 टाइम्स। राइट जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मासेस के कैसे होता है, प्रोपोर्शनल होता है, कि भाई जितना मास होगा ज्यादा उतना ही फोर्स लगेगा ज्यादा। व्हाई देन हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। कहता है कि अगर फोर्स मास पे डिपेंड करता है तो जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो तेजी से नीचे क्यों नहीं आ जाता, सारे सेम ही टाइम पे क्यों आते हैं। अब इसका पॉइंट है, समझाते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये हैवी है ये लाइट है, जो मर्जी है, जब बेटा ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको कुछ मान लो क्या कवर करना है, डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हुए उसने क्या किया, हाइट कवर किया, डिस्टेंस कवर किया। ऊपर से नीचे आने में इसने मान लो टाइम लिया, इसने मान लो कोई भी है एनी, वो ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम ले रहा है, t टाइम ले रहा है। तो अगर मैं ऊपर से नीचे आने के लिए बेटा इस हाइट से ग्राउंड लेवल तक आने के लिए फार्मूला लगाऊं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो डिस्टेंस को तो हाइट लिख दिया, u की जगह इनिशियल वेलोसिटी है ना, ऊपर से छूट आ गिर रहा है वो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ gt स्क्वायर। यहां से हम टाइम निकाल रहे हैं 2h, ये 0 हो गया बेटा, ये 2 इधर आएगा, 2h इक्वल टू कितना हो जाएगा, gt स्क्वायर। यहां से t स्क्वायर इज इक्वल टू, ये g नीचे आ गया, 2h बाय g आ गया, t किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 2h बाय g आ। अब पॉइंट ये निकला कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरते वक्त कितना टाइम लेगा, ये उसकी एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में मास कहीं बेटा है ही नहीं है, क्योंकि जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, जिसने उसको लेकर आना है, उसमें gm बाय आर स्क्वायर है, ये मास ऑफ अर्थ है, ऑब्जेक्ट का मास इसमें होता ही नहीं है। तो पॉइंट इज, ऑब्जेक्ट चाहे हैवी हो चाहे लाइट हो, चाहे 5 किलो का हो चाहे 50 किलो का हो, जब वो ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो एक्सीलरेशन सब पे क्या लगनी है, सेम लगनी। तो एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। इसका आंसर क्या हो सकता है कि एक्सीलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करती, तो जब हमने टाइम निकाला, टाइम में एक्सीलरेशन आई है, हाइट आई है, तो टाइम भी मास पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका बेटा अगर हमें आंसर देना हो एग्जैक्टली, तो हम इसका आंसर क्या देंगे कि जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज independent of the mass of object. It is independent of the mass of object, and therefore जो time है it is also independent of the mass of object. ठीक है जी, तो टाइम भी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और एक्सेलरेशन भी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है जी। इसलिए फिर सारे सेम ही टाइम में पहुंचते हैं और सारे सेम ही फास्ट नजर आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। ध्यान से देखना, टेक्निकली सॉल्व करेंगे, टेक्निकल सा क्वेश्चन है, वैल्यू तो सबको दे रखी है उसने। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ। तो एक ऑब्जेक्ट तो कौन हुआ बेटा, यहां पर वन ऑब्जेक्ट इज
अर्थ, जिसका मास दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ भी दे रखा है कितना, 6.4 × 10⁻6 मीटर। जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स फाइंड करना है उसका मास तो सिंपल क्या दे रखा है, 1 kg दे रखा है, राइट है जी। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगना था वो जी, यहां आएगा मास ऑफ अर्थ, यहां आएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, दोनों के बीच का डिस्टेंस विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ बहुत बड़ी है भाई, अगर इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ ही हो जाता होता है, राइट है जी। तो F इज इक्वल टू G/m/r², ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। अब यहां पर बेटा इसकी वैल्यू भर भर कर सॉल्व नहीं करनी हमने, अगर वैल्यू भर कर सॉल्व करेंगे लंबा निकल जाएगा क्वेश्चन, फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहां हम दिमाग लड़ाएंगे और कहेंगे कि ये वैल्यू ना G/m, दिस इज सिंपली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या चीज है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आप देख सकते हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने पढ़ रखी है, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो यहाँ पे बेटा जी की, एम ई, ये सब वैल्यू नहीं पुट करनी, हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया कि ये तो m × g आ गया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 दे रखा है, जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा, इट विल बी 9.8 न्यूटन। 1 किलो के ऑब्जेक्ट को भाई अर्थ अपनी तरफ जिस फोर्स से खींच दिया उसी को तो वेट कहते हैं ना, तो वेट का ही फार्मूला आ गया m × g। आंसर कितना आ गया इसका, 9.8 न्यूटन ही आ जाएगा। 1 kg ऑब्जेक्ट को अर्थ ने अपनी ओर जी से ही खींचना है, m × g, m1 था, आंसर विल बी 9.8 न्यूटन। ओके, तो स्पीड भी बन चुकी है, थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अर्थ और मून दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, वो तो करते ही हैं, सबको पता है। एक अर्थ है और दूसरा कौन सा हो गया, मून हो गया। ओके, अर्थ एंड मून अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर। भाई कोई ग्रेटर नहीं कोई स्मॉलर नहीं, दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्सेस लगाते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो ये एक दूसरे पे कैसा फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो कोई ग्रेटर नहीं है। तो जो आपका आंसर है कि डज द अर्थ अट्रैक्ट मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम, तो आंसर इज सेम, फोर्स विल बी सेम। ओके, अब आगे क्या पूछ लिया इसने, सेम एज द फोर्स विद विच मून अट्रैक्ट द अर्थ। आगे पूछ लिया वाई, वाई का तो आंसर हमने पहले दे दिया। वाई में क्या लिख देना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन शायद मैंने पहले बोल दिया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो वहां पे क्या वर्ड है, इक्वल। कैसा फोर्स लगाते हैं जी, इक्वल फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए था, इक्वल। ओके, मतलब उसका आंसर आ गया सेम होना चाहिए। वाई का आंसर क्या आ जाएगा, दिस वाज बिकॉज ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन भी डन हो गया, इजी क्वेश्चन। अब आते हैं फिफ्थ। इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। ओके, पिछला जो क्वेश्चन है उसी से बेटा रिलेटेड ही बात हो गई कि अर्थ और मून दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाते हैं, बात तो सही है। ये अर्थ है और ये कौन है, मून है। अभी मैं बड़े जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था कि दोनों एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, सेम ही फोर्स लगाते हैं। जितना अर्थ ने इस पे फोर्स लगाना है ये हो गया फोर्स ड्यू टू अर्थ जो मून पर लग रहा है, और जो मून ने लगाया वो ये हो गया, दिस इज फोर्स ड्यू टू मून ऑन अर्थ। अब ये दोनों फोर्स तो सेम है, तो फिर इफ द मून अट्रैक्ट्स अर्थ, व्हाई डज अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। मून ही क्यों चक्कर खाता है, अर्थ उसकी तरफ क्यों नहीं चले जाती। तो बेटा उसका रीजन है, मूव करने के लिए मास भी तो मैटर करता है ना, मास भी मैटर करता है। आप इमेजिन करो कि लेट कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि मून ने
अर्थ ने इस पे कितना फोर्स लगाया, मान लो 1000 न्यूटन लगाया, वैसे बहुत ज्यादा होगा, वैसे एग्जांपल ले लिया 1000 न्यूटन। एक बड़े से ऑब्जेक्ट ने इस पे कितना लगाया, 1000 न्यूटन, और इसने भी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से क्या लगा दिया, 1000 न्यूटन। तो रूल के हिसाब से दोनों तो एक दूसरे पे सेम ही फोर्स लगा रहे हैं, ये इस पे 1000 न्यूटन, ये भी उस पे 1000 न्यूटन। पॉइंट ये है कि जब इस छोटू वाले ऑब्जेक्ट पर 1000 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो इस छोटू के लिए तो 1000 न्यूटन बहुत है, ये तो खींचा चला जाएगा। लेकिन इस मोटू पे जब सेम 1000 न्यूटन लगेगा तो भाई इस 1000 न्यूटन से इसने नहीं मूव करना, इसके लिए ये बहुत कम है, इसके लिए बहुत ज्यादा है। तो सेम मून और अर्थ में भी यही है बेटा, मून का मास बहुत कम है, मून का मास बहुत कम होने के कारण उसी फोर्स से मून तो भागा चला जाएगा, लेकिन जब सेम फोर्स अर्थ पे लगा, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अब उस फोर्स से अर्थ नहीं मूव करने वाली। तो इसको टेक्निकली आंसर देंगे कि फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है जी, फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, बिकॉज मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, so एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज वेरी लेस। अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने के कारण उतने फोर्स से उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम लगेगी, इसलिए वो नहीं मूव करेगा। लेकिन इसका मास बहुत कम है, ये उतने फोर्स से ज्यादा एक्सेलरेशन फील कर लेगा। अब इसको अपने हिसाब से आपको बनाकर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिखवा नहीं रहे, हमारा काम यहाँ पर क्या है, आपको समझाना है, तो अपने हिसाब से इसको बेटा बनाकर लिखना पड़ेगा, राइट है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। ओके, सिंपल क्वेश्चन। What happens to the force between two objects if the mass of one object is doubled? Okay, फर्स्ट पार्ट कह रहा है F यार प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, M1 M2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R स्क्वायर। एक का डबल किया ना, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, तो भाई ऊपर एक का डबल किया तो आंसर क्या हो जाएगा, डबल। इट विल गेट, क्योंकि बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, एक का डबल किया। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। ओके, अगर डिस्टेंस डबल कर दोगे तो नीचे है ना बेटा, नीचे वाली वैल्यू को डबल करोगे तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, एफ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी विद आर स्क्वायर है। तो अगर बेटा आर को क्या करोगे 2 टाइम्स, तो फोर्स कितना हो जाएगा, इट विल बी एफ बाय 4 टाइम्स। ओके, इसी में एक और है, अगर आर को क्या कर दोगे बेटा 3 टाइम्स, तो फोर्स कितना हो जाएगा जी, इट विल बी एफ बाय 9 टाइम्स। 9 क्यों जी, क्योंकि नीचे है ना आर बेटा, और 3 टाइम किया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इट विल रिड्यूस बाय 9 टाइम। थर्ड पार्ट, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल, दोनों के मास डबल किए, डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं डाला, तो मास तो दोनों ऊपर है ना बेटा, M1 M2 फार्मूले में। तो ये अगर डबल किया, ये भी अगर डबल किया, तो ओवरऑल जो फर्क पड़ेगा वो कितना पड़ जाएगा, 4 टाइम्स। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर डबल, सेकंड पार्ट में 2 थे, 1/4 टाइम्स 1/9 टाइम्स। इस पार्ट में थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो गया, 4 टाइम्स, इट विल बी 4 टाइम्स। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बस एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। बताया था आप लोगों को कि जब अगर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होगा तो भाई अर्थ जो है सन के आसपास घूमेगी ही नहीं। सन ने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जो ग्रेविटेशन फोर्स अगर लगाया ही नहीं है तो वो तो घूमेगी, मतलब सारा का सारा प्लैनेटरी सिस्टम किस पे आधारित है, ग्रेविटेशन पे ही आधारित है। भाई ये जो पूरी सृष्टि की संरचना हुई है वो सारी की सारी ग्रेविटेशन पे आधारित है। अगर मान लो ग्रेविटेशन ना हो तो ये जो पेड़ पौधे जो हैं इनके जो फल हैं वो नीचे ही नहीं गिरेंगे। अगर फल नीचे नहीं गिरेंगे तो जमीन तक बीज नहीं पहुंचेंगे, अगर जमीन तक बीज ही नहीं पहुंचेंगे तो दोबारा पेड़ पौधे कहाँ से उगेंगे। तो ये जो पूरी की पूरी प्लांट्स की वेजिटेशन की जो रिप्रोडक्शन हो रही है वो किस पे आधारित है, वो भी ग्रेविटेशन पे आधारित है। ओके जी, उसके अलावा भी बेटा बहुत है, हमने मुद्दे की बात कर ली कि भी जो पूरा प्लैनेटरी सिस्टम है, सृष्टि जो है
वो किस पे आधारित चल रही है, वो ग्रेविटेशन पे आधारित चल रही है। बाकी आप इसके एग्जाम्पल अपने आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो न्यूमेरिकल वाले पार्ट में सारे करवा रहा हूँ, इसके एग्जाम्पल आप जो भी एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशन है वो कुछ और भी इसमें एडअप कर सकते हो। राइट है जी। अब ग्रेविटेशन नहीं होगी तो भी खाना खाओगे पेट तक ही नहीं पहुंचेगा, जोर लगाते रहोगे। ओके, तो बहुत से इसके क्या है एग्जाम्पल है, ये आप अपने आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 हमने क्या कर दिया, जल्दी आगे बढ़ा दिया। ओके, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। ओके, फ्री फॉल का मतलब अगर ऑब्जेक्ट हवा में है, बिल्कुल हवा में ऊपर से गिर रहा है और बिल्कुल हवा में है, तो उसको कहते हैं फ्री फॉल। ओके, तो फ्री फॉल की अगर डेफिनेशन भी मैं बोलूं ना, तो फ्री फॉल में बोला जाता है एन ऑब्जेक्ट falling under the effect of gravity alone। मतलब उस पर ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा, अगर सिर्फ ग्रेविटी के कारण ही गिर रहा है वो बिल्कुल एन हवा में, उसको क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। और ग्रेविटी के कारण गिर रहा है तो फ्री फॉल की जो एक्सेलरेशन है भाई वो कितनी होनी चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होनी। तो इसका आंसर आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं 9 पर। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं। वैसे इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, क्योंकि अर्थ अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है तो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा पर्टिकुलर आंसर चाहिए हमें, तो पर्टिकुलरली बेटा इसका आंसर होगा वेट। याद करो वेट की डेफिनेशन, हमने बोला है कि व्हाट इज वेट, इट इज द फोर्स with which earth attracts any object towards its center। राइट है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर जब अट्रैक्ट करती है तो उसको ही वेट बोलते हैं ना। तो यही तो पूछा उसने, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर है वेट बेटा। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो होप भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में लग ही रहे होंगे। लेकिन बेटा प्रैक्टिस अपने आप ही करनी पड़ती है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई एम अगेन टेलिंग, सारे के सारे क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशंस हर जगह पर अवेलेबल हैं। गूगल पे जाओ और लिख दो भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ 9th क्लास, तो सारे भर भर कर आ जाएंगे। दुनिया भर के लोग पढ़ाने आ रहे होंगे, सारे के सारे उसका सॉल्यूशन देने आ रहे होंगे, हम भी आपको उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है किसी के कराने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद कर कर देखने पड़ेंगे। तो न्यूमेरिकल जितने भी है बेटा आपको खुद कर कर देखने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, थोड़ी हेल्प मिल जाती है, हमने करा कर आपको बता दिए, और भी कोई करके बता देगा, हेल्प तो मिल जाती है, लेकिन करके आपको खुद ही देखने पड़ेंगे। ओके, तभी आएंगे आपको। तो 9th क्वेश्चन भी डन हो गया जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 10th पे। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि अमित बॉयज few grams of gold at the poles as per the instruction of one of his friends। ओके, उसके फ्रेंड ने बोला कि भैया कुछ सोना खरीद ले अमित को, तो उसने खरीद लिया। फ्रेंड्स दोस्तों ने बोला कि भाई सोना खरीद ले, तो उसने खरीद लिया। तो अमित बायज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स, और कहां पे, पोल्स पे था वो। ओके, ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। अब अपने मित्रों को वो कहां पर मिलता है, इक्वेटर पे मिलता है, और उनको वो अपना गोल्ड हैंड ओवर करता है। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट, इफ नॉट व्हाई। अब क्वेश्चन में खैर हिंट दे रखा है। देखो यार, जो अर्थ है ना, हम मान के चलते हैं कि कैसी है, स्फेरिकल है। लेकिन अर्थ बेटा एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, इट्स नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल। इसकी थोड़ी शेप जो है ऐसी है, ये तो आलू जैसी बन गई। अगर स्फेरिकल होती तो हर जगह से रेडियस क्या आएगा, सेम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है, जीएम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अगर स्फेरिकल हो बेटा तो हर जगह जी की वैल्यू क्या आएगी, सेम। लेकिन अगर स्फेरिकल नहीं है, ये पोल्स हैं, ठीक है, ये पोल्स हैं, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये पूरी की पूरी लाइन इक्वेटोरियल लाइन होती है, इक्वेटर है ये, राइट है। तो बेटा अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, जो कि ऐसा ही है, ये जो डिस्टेंस कम है और ये थोड़ा सा डिस्टेंस क्या होता है ज्यादा, मतलब
इक्वेटर का रेडियस ज्यादा होता है, पोल का रेडियस क्या होता है, कम होता है। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका फार्मूला है जीएम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मतलब जहां रेडियस ज्यादा होगा वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रेडियस ज्यादा कहां आ रहा है, इस जगह पर, इक्वेटर पर। तो यहां पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कम आनी चाहिए। ये जो डिस्टेंस है पोल वाला जो है ये कम है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आनी चाहिए, पोल पे ज्यादा आनी चाहिए। वही फिर बेटा उसने हिंट भी दे रखा है हमें कि द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल। क्यों है वो मैंने रीजन आपको बता दिया, रेडियस का फर्क है। यहाँ रेडियस कम होता है, यहाँ रेडियस ज्यादा होता है। तो ग्रेविटेशन एट पोल इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ओके, अब आती है बात गोल्ड के वेट की। वेट गोल्ड हो, जो मर्जी हो, वेट का फॉर्मूला है m/g। अब अगर तो अर्थ स्फेरिकल मान के चलो तो हर जगह पे जी सेम आएगी। तो गोल्ड का वेट अगर मेजर करोगे हर जगह पे क्या आएगा, सेम आएगा। बट कंसेप्ट तो ये है कि हर जगह सेम नहीं है। तो जहां पर ग्रेविटी ज्यादा है वहां पर वेट ज्यादा आएगा, जहां पे ग्रेविटी कम है वहां पर वेट क्या आएगा, कम आएगा। अब इसने अमित ने यहां पर पोल्स पे वेट खरीदा, गोल्ड खरीदा। अब उसने तो वहां के वेट के हिसाब से खरीद लिया ना, तो वेट एट पोल्स क्या हो गया, m/g/p। ग्रेविटी एट पोल्स, क्योंकि फार्मूला तो mg है। जब आके अपने मित्रों को देता है इक्वेटर पर, तो वहां पे मेजर जब किया जाता है तो जी इक्वेटर वाली यूज होगी। अब इक्वेटर वाली जी कम है तो वहां पे वेट कम आएगा। तो वो कहेंगे तू तो भाई कम लेकर आया है, तो उसके साथ एग्रीमेंट में नहीं आएंगे। तो ओवरऑल कंसेप्ट ये है कि वो एग्री नहीं होंगे, नो है। आंसर क्या हो गया, नो। रीजन बता दिया। ओके, रीजन क्या हो गया, बिकॉज ग्रेविटेशन एट इक्वेटर इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू एट पोल्स। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, इसलिए वेट एट इक्वेटर विल बी लेस देन वेट एट पोल। तो ये इसका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। तो करते करते कितने क्वेश्चन हो गए जी, 10 क्वेश्चन तक पहुंच गए हम। आप ब्रेक ले सकते हो, हम तो कंटिन्यूटी में कराते रहेंगे भाई। वीडियो बंद कर देना, आपका ब्रेक हो जाएगा। अब हम तो कंप्लीट करा ही देते हैं एक बार, अब शुरू किया हुआ है काम। तो 11th क्वेश्चन, व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। ओके, ये बेसिकली कंसेप्ट जो है ना, इसमें पॉइंट फोर्स वाला कंसेप्ट लगेगा, बता ही देते हैं। वैसे पॉइंट फोर्स वाले हमने बाद में कराने थे। कि पॉइंट ये है कि वैसे तो बेटा ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, हमने अभी किया है एक फार्मूला कि P इज इक्वल टू √2h/g। तो ऑब्जेक्ट जैसा मर्जी हो, हल्का हो भारी हो, वो सारे के सारे नीचे सेम टाइम पे पहुंचते हैं, राइट है। अब वैसे ये तो पेपर है, पेपर को पहले पेपर था शीट के फॉर्म में, बाद में उसकी क्रम्पल्ड क्या बना दी, बॉल सी बना दी। तो अब बॉल नीचे जल्दी पहुंच जाएगी, प्रैक्टिकली ये देर में पहुंचेगी। इसका रीजन है कि इसके ऊपर बेटा एयर प्रेशर या इसका एरिया ज्यादा होने के कारण इस पे पॉइंट फोर्स क्या लग जाता है, ज्यादा लग जाता है। क्रम्पल्ड बॉल है तो नीचे उसको कौन खींच रहा है, सिर्फ ग्रेविटी ही खींच रही है। सरफेस एरिया कम होने के कारण एयर रेजिस्टेंस या एयर प्रेशर ऊपर की ओर कम लग रहा है। इस पे सरफेस एरिया ज्यादा है तो ऊपर की ओर प्रेशर क्या लग जाएगा, एयर जो मतलब एयर का जो फोर्स लगेगा ना, पॉइंट फोर्स कह लो जो भी है, वो कम लगेगा। इसलिए पेपर को टाइम लग जाएगा और ये जो क्रम्पल्ड बॉल है जल्दी आ जाएगी। व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर विल फॉल slower than one that is crumpled into a ball? Reason, large surface area and pressure in upward direction। ये इसका क्या हो गया, रीजन हो गया, लार्ज सरफेस एरिया एंड प्रेशर इन अपवर्ड डायरेक्शन। राइट है जी। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचते हैं जी हम। ये क्या कह रहा है आप, क्वेश्चन नंबर 12 सेज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6। ओके, gravitational force on the surface of moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth। ये तो रट गया, हमें पता ही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून क्या होती है बेटा, 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ होती है। वैसे भी रट लो और इसकी वैल्यू भी याद कर सकते हैं। अर्थ की कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बेटा। तो मून की कितनी होगी, 9.8 डिवाइडेड बाय 6, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूं, ये तो रटा हुआ होना चाहिए हमें। ओके,
व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून। ओके, 10 kg ऑब्जेक्ट का वेट कहां पर चाहिए, मून पे चाहिए और अर्थ पे भी चाहिए। ओके जी, बेटा अर्थ पे तो सीधा m इंटू जी, m कितना 10, g कितना 9.8, कितना 98 न्यूटन। तो अर्थ के सरफेस पे तो कितना हो गया, 98 न्यूटन हो गया जी। अब आते हैं मून पर, मून पर ये 6 टाइम्स कम हो जाएगा, तो 98 डिवाइडेड बाय क्या कर देना, 6 कर देना। आंसर हमने पहले से ही लिख रखा है, तो इट विल बी 16.3 न्यूटन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 जी, 12 भी हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। ओके 13 पे आ रहे हैं हम। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक बॉल है, वही क्वेश्चन आगे जो हम एग्जांपल्स में कर रहे थे बेटा। नीचे से ऊपर फेंकी गई है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 49 मीटर पर सेकेंड। ओके, जी की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, ऊपर फेंका तो -9.8 लेनी पड़ेगी। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। ओके, मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। अगर ऊपर पहुंचेगा बेटा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई विल बी यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v 0 हो रही है, u दे रखी थी आपको 49 इक्वल टू 2, a की जगह बेटा -9.8, और जो डिस्टेंस कवर्ड है वो h है, जो कि मुझे फाइंड करना है। ये तो 0 ही है, ये -49 इंटू 49 हो गया, माइनस 9.8 इंटू 2 19.6 होगा। बेटा आप अपने आप कैलकुलेशन अपनी करते रहना। h इज इक्वल टू 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 19.6। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इट विल कम आउट टू बी 122.5 मीटर। करके अपने आप देखना पड़ेगा। देखो मैंने आंसर लिख रखे हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन में फिर टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, वो आपने अपने आप कर लेना है। तो इट विल बी 122.5 मीटर, 122.5 मीटर बेटा, राइट है। तो ये आ गई आपकी हाइट। आप बस ध्यान देखो, ध्यान से देखो कैसे कैसे फार्मूला का हम यूज करते हैं। ओके, ये हो गया। टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस। ओके, टोटल टाइम रिटर्न का चाहिए, पहले ऊपर जाने का फाइंड करेंगे। तो यहां से जब ये नीचे ऊपर तक जाएगा बेटा, पहले यहां से यहां तक का, ऊपर तक का टाइम फाइंड करते हैं, टी, राइट है। फार्मूला क्या लगा रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैंने लगाया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, u की जगह दे रखा था 49 प्लस a की जगह -9.8 t, ये इधर आके प्लस हो गया बेटा, 9.8 इंटू टी हो गया इक्वल टू 49 हो गया। t इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 9.8। भाई सॉल्व करो इसको, इट विल कम आउट टू बी एग्जैक्टली 5 सेकेंड। टाइम है ना, तो टाइम किस में मेजर होगा बेटा, सेकंड्स में मेजर हो जाएगा, तो इट विल कम आउट टू बी 5 सेकंड। 5 सेकंड आ जाएगा, करके देख लेना। 49 डिवाइडेड बाय 9.8, 5 सेकंड आ जाएगा। ओके, लेकिन बेटा इसने मांगा क्या है, टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड। रिटर्न, ये तो अभी नीचे से ऊपर जाने का टाइम निकाला है 5 सेकंड। अब रूल है, जितना नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा। तो अगर नीचे से ऊपर जाने का 5 सेकंड है, तो ऊपर से नीचे आने का भी कितना हो जाएगा, 5 सेकंड। तो जाने में लगा 5 सेकंड, आने में भी लगा 5 सेकंड, टोटल कितना हो गया, 5 प्लस 5 10 सेकंड। ओके, 5 प्लस 5 10 सेकंड बेटा। अगले पार्ट का क्या हो गया, द टोटल टाइम टेकन इज 10 सेकंड। तो ये भी क्वेश्चन कवर अप हो गया जी। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, 14 भी देख लो। अब रुकना नहीं है भाई, अब सारे करा देंगे।
14 क्वेश्चन कह रहा है स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। स्टोन है, कहां से गिरा? 19.6 मीटर ऊंचे टावर से गिरा। ओके, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट रीच द ग्राउंड। यहां से गिरा 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 गिरा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी यहां तक की फाइंड करनी है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, हम यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि डिस्टेंस दे रखा है ना बेटा, टाइम वगैरह दे नहीं रखा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल निकालनी है मुझे, ये तो जीरो ही हो गया, इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन की जगह बेटा प्लस लगेगा, नीचे ही आ रहा है, प्लस 9.8, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 19.6 है। ओके, वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? चलो एक स्टेप और कर देते हैं, वी स्क्वायर चेक करो बेटा, ये तो जीरो हो गया, राइट है। ये बन गया 2 इंटू 9.8 होता है 19.6 इंटू 19.6 पहले से ही था। यहां से बेटा v किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट 19.6, 19.6, रूट में दो बार 19.6, तो बाहर आके भी 19.6, ये आ गया आपका आंसर मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है तो किस में मेजर होगी जी? मीटर पर सेकंड में मेजर हो जाएगी, तो आंसर इज 19.6 मीटर पर सेकंड। सही हो गया जी। तो करते करते कहां तक पहुंच गए? क्वेश्चन नंबर 14 तक हम पहुंच गए जी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहां पर? 15 पर। ये भी देख लो, ये शायद अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकंड। ओके, स्टोन को ऊपर फेंका गया कितनी वेलोसिटी से? 40 मीटर पर सेकंड। जी इस बार क्या लेंगे? 10 ले लेंगे, बोल रखा है क्वेश्चन में। जब तक ना बोले तब तक नहीं लेना भाई, जब बोलेगा तभी लेंगे। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ओके, सिंपल है बेटा ये भी क्वेश्चन। अगर मैं इसका सोल्यूशन करता हूं, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 40 मीटर पर सेकेंड। जी 10 लेना, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। ओके, मैक्सिमम हाइट मतलब ऊपर तक पहुंच गया। जब ऊपर तक पहुंच गया तो बेटा फाइनल वेलोसिटी, फिर से वही बात, क्या लेंगे? जीरो लेंगे। एच हमने क्या करना है? फाइंड करना है। अगर बेटा एच हमने फाइंड करना है तो मैं फिर से यूज करूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी की जगह जीरो, यू की जगह 40 का स्क्वायर इक्वल टू 2, ए की जगह -10। बेटा ऊपर फेंका है, अब ऊपर फेंकते वक्त कैसी होनी चाहिए थी? ये -10 होनी चाहिए थी, तो इसको हमने लिया 9.8 को 10 लेना है ना बेटा, और फाइंड क्या करनी है? एच फाइंड करनी है हमने। ये क्या बन गया जी? जीरो खत्म हो गया, ये बन गया -40 इंटू 40 इक्वल टू, माइनस आएगा 20, एच माइनस माइनस कैंसिल, एच आ जाएगा जी 40 40 20, ये कट गया, ये कट गया, आंसर 80 मीटर आ गया। तो हाइट कितनी आई बेटा? 80 मीटर। एच इज इक्वल टू 80 मीटर। तो हाइट बेटा अपनी सही आ गई, कितनी आ गई? 80 मीटर। आंसर हमने पहले से लिखा ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब आते हैं किस पे? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी मांगा, कहता ऊपर जाके नीचे आ गई है। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। पहले तो मैक्सिमम हाइट, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकल विद इनिशियल वेलोसिटी दिस, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। बेटा मैक्सिमम हाइट तो निकल गई, अब ऊपर से आके नीचे भी तो गिरेगा ना, हवा में थोड़ी लटका रहेगा, वो नीचे भी आ गया। जब नीचे आ गया तो यहां से यहां 80 गया, अभी हमने कैलकुलेट किया, वापस भी कितना कवर करेगा? 80। तो बेटा डिस्टेंस इसका होगा 80 प्लस 80 160, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? जीरो। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करता तो ये होगा 80 प्लस 80 160 मीटर, क्योंकि बेटा जितना ऊपर गया उतना नीचे आया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है? जीरो, क्योंकि अगर 80 ऊपर गया है 80 नीचे भी आ गया। डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी हो गई? जीरो। ओके, ये भी हो गया, आंसर भी मैच कर गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस 160। अब बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कह रहा है जी? कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड द सन गिवन दैट मास ऑफ द अर्थ 6 into 10⁻24 एंड सन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज। ओके, एक बार बस वैल्यू पुट करवा दूंगा बेटा, ये भी अपने आप ही हो जाएगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट करवा देते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, एक आएगा मास ऑफ अर्थ कितना, 6 इंटू 10⁻24 बेटा। फिर आ जाएगा मास ऑफ सन 2 इंटू 10⁻30, 2 इंटू 10⁻30 आ गया, कोई खास बात नहीं है। और नीचे बेटा इसकी क्या डाल देंगे हम, वैल्यू डाल देंगे, एवरेज डिस्टेंस 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। तो अब इसको देखो, एक क्वेश्चन मैंने पहले कराया था ना एग्जांपल्स में, अब इसको सॉल्व करना बेटा आपका अपना काम है। पावर्स वगैरह इस बार मैं नहीं करके दिखा रहा, आप इसको अपने आप करके देखोगे तभी बेटा आएगा। इसमें क्या करो, पहले ये जो वैल्यूज होती है ना बेटा, इनको अपना अलग कर लो। जैसे इसको मैंने किया 6.6 इंटू 6 इंटू 2 आ जाएगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नीचे बेटा ये 1.5 का स्क्वायर है तो 2 बार ले लिया। अब इसको अपना अलग सॉल्व कर लेना। ओके, और यहां पर 10 की पावर माइनस इंटू आएगा साथ, ये इक्वल टू क्यों लगा दिया हमने, यहाँ पे इंटू 10 की पावर बेटा यहां से इसके पास -11 है, यहाँ पे +24 है। ये 2 इंटू 10⁻, सन का मास इतना कम थोड़ी हो सकता है, +30 था बेटा, ये +30 आएगा। और नीचे 10 की पावर कितनी थी, 11, 11 टू जा कितना हो जाएगा 22, और ऊपर जाके इसने क्या हो जाना -22। तो ये चीज आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये भी आपको ही करनी पड़ेगी बेटा। अब हम तो कराएंगे नहीं, सारे कैलकुलेशन करनी तो एग्जाम में भी आपको पड़ेगी, तो यहां तक अपना कवर अप कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है, ये हो जाएगा। जो मेरे करवाने वाले हैं बेटा, ये तो वैल्यू पुट करनी है, ये अपने आप कर सकते हो। ये देखो जी क्वेश्चन 17 एंड 18। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जी आपका, स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई। ओके, एक कोई टावर है बेटा, ये ग्राउंड लेवल, स्टोन ऊपर से गिर रहा है, तो स्टोन इज फॉलिंग फ्रॉम अ टॉप, कितना दे रखा है जी 100 मीटर दे रखा है। स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड। भाई एक ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे को छोड़ा, और एट द सेम टाइम एक को नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, देखना जरा, 100 मीटर दे रखा है डिस्टेंस। आगे क्या बोलता है, फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। ओके, इसको जो फेंका गया इसकी बेटा इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 25 मीटर पर सेकंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मान ली जाएगी, 0 मान ली जाएगी। ठीक है, इसकी तो होगी 0। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट, कब और कहां इन्होंने मिलना है, ध्यान से सुनना। हम मान लेते हैं कि जैसे ये इस जगह पर मिलेंगे, अब इस जगह तक पहुंचते पहुंचते लेट ऊपर वाले पार्टिकल ने कितना, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया बेटा, x। तो नीचे वाले ने कितना किया होगा उसी समय में, 100 माइनस x, समझो टोटल डिस्टेंस कितना है 100। इसने ऊपर से नीचे आते हुए कितना कवर किया, x। तो इसने नीचे से ऊपर आते हुए टोटल 100 था, 100 में से x निकाल दो, उतना कवर किया। टाइम दोनों ने क्या लिया, सेम, इसने भी टाइम क्या लिया, सेम ही लिया। अब अगर मैं फर्स्ट स्टोन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट स्टोन की इक्वेशन बनाओ तो वो नीचे आ रहा है, और फर्स्ट स्टोन, उसके लिए इक्वेशन बना रहा हूं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते हुए डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, x। इनिशियल वेलोसिटी थी 0, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहे हैं, प्लस हाफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी, g, जिसको 9.8 पुट कर देंगे, और टाइम कितना टी स्क्वायर, 0 0 ही हो गया, x इक्वल टू आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, इसको फर्स्ट मान। सेम टाइम में नीचे वाले की इक्वेशन बनाते हैं, तो उसने बेटा कितना डिस्टेंस कवर किया है, x माइनस, सॉरी 100 माइनस
मैं इसके लिए भी बेटा कौन सी इक्वेशन लगा रहा हूं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह 100 माइनस एक्स हो गया, इक्वल टू इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 25, टाइम लगा t, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, इसकी एक्सेलरेशन मुझे लेनी पड़ेगी माइनस डी, और टाइम सेम लिया है दोनों, ये बन गया 100 माइनस एक्स इक्वल टू 25t माइनस हाफ dt, राइट है जी। ये हो गई जी सेकंड। अब ध्यान से देखो, हाफ जी टी स्क्वायर तो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, तो ये जो हाफ जी टी स्क्वायर है इसकी जगह क्या पुट किया जा सकता है, एक्स फ्रॉम सेकंड, तो ये बनेगा बेटा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 25 टी, यहां पे माइनस और ये इसकी जगह एक्स पुट कर दिया। अब यहां से चेक कर सकते हो, एक्स माइनस एक्स है उधर जाके प्लस हो जाएगा, कट जाएंगे, 100 इक्वल टू क्या आ रहा है 25 टी, दैट मीन्स टी कितना आ गया 4 सेकेंड। कब और कहां बोला था उसने मिलेंगे, अब कब मिलेंगे तो निकल गया 4 सेकेंड, समझ लग गया होगा उम्मीद है। तो टी किसके इक्वल आ गया जी, 4 सेकेंड के इक्वल आ गया अपना, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब बढ़ते हैं आगे, अगली बात हमें यह भी फाइंड करना है कि कहां मिलेंगे। तो बेटा ये ऊपर से जो डिस्टेंस है एक्स है, मैं एक्स निकाल लेता हूं, एक्स का फार्मूला तो मेरे पास पड़ा ही हुआ है, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ जी की जगह 9.8 ले लेंगे बेटा, 9.8, और टी की जगह कितना है आपके पास 4 है, तो एक्स इज इक्वल टू 9.8 इंटू 2 जो है ये 4 का 16 बनेगा, ये 8 बनेगा बेटा, 9.8 इंटू 8 बन जाएगा। अभी जो भी आएगा इसको सॉल्व कर लेना, ये भी आपका आंसर हो सकता है 9.8 इंटू 8, 10 इंटू 8, 80 के करीब आ जाएगा। अगर मैं 9.8 के बजाय इसको 10 मान लूं तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा बेटा 80 आ जाएगा। तो अगर आप आंसर देते हो कि टॉप से कितनी नीचे मिलेंगे, तो टॉप से तो 80 पे मिलेंगे, और अगर आप बॉटम से आंसर देना चाहते हो तो ऊपर से अगर 80 है बेटा तो नीचे से 100 माइनस 80 20 होगा कि नहीं होगा, तो आपका आंसर 80 भी आ सकता है, तो आप दो आंसर दे सकते हो, या फिर आपका आंसर 20 मीटर भी आ सकता है। तो आंसर शुड बी, इसको मिटा देते हैं अब तो इसकी जरूरत नहीं रही, तो आंसर शुड बी दे विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड 80 मीटर फ्रॉम टॉप और 20 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ओके, अब बुक में बेटा एग्जैक्ट आंसर ये नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, जैसे टॉप से देखोगे तो 20, ग्राउंड से देखोगे तो वो 20 नहीं, कितना दे रखा है 20.6 आ रहा है। वो रीजन इसलिए मैंने यहाँ पे फिर जल्दी से सॉल्व करने के लिए ना जी को 10 ले लिया, लेकिन जब तक दिया ना हो जी को 10 लेना नहीं चाहिए, तो इसमें दिया नहीं हुआ था इसलिए हमने इसको 10 ले लिया, सॉरी हमने 10 ले लिया, लेना नहीं चाहिए था, तो इसलिए उसका हमारा आंसर इनके साथ मैच नहीं किया जी। ओके जी, तो हमने जो सॉल्व किया बेटा जी को 10 लेकर कर दिया, इसलिए थोड़ा सा आंसर में क्या आ गया, फर्क आ गया। बाकी आपको उम्मीद है समझ में लग रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन था। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 है जी, ये भी कर ही लेते हैं। इसके बाद वो बॉइंट फोर्स वाले क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वो आपका इनवर्ट डायरेक्शन बॉइंट फोर्स वाले अभी नहीं डील करेंगे, वो प्रेशर वेशर करने के बाद उसके बाद ही हम कवर अप करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है फिर आपका, बॉल थ्रोन अप वर्टिकल रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड। ओके, एक बॉल है थ्रोन अप वर्टिकली, इसको ऊपर फेंका गया, तो बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर इन 6 सेकंड, 6 सेकंड में नीचे आती है। रूल है भाई, जितना नीचे से ऊपर जाने में टाइम लेगी उतना ही ऊपर से नीचे आने में भी टाइम लेगी। तो टोटल उसने देखा है बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स आफ्टर 6 सेकंड, मतलब ऊपर जाने का टाइम कितना है 3 सेकंड, और वापस नीचे आने का टाइम भी कितना है 3 सेकंड। ये हमने लॉजिक लगा लिया, ठीक है, हमने लॉजिक लगा लिया कि ऐसे ऐसे कर कर हो गया। द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन,
तो हमने नीचे से ऊपर तक का ये फाइंड करनी है। फाइनली वेलोसिटी ऊपर तक क्या हो जाती होती है, 0 हो जाती है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए बेटा हमने किया, फिर वही v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी होगी 0, u मुझे निकालनी है। एक्सेलरेशन की जगह ऊपर जा रहा है तो माइनस लेना पड़ेगा 9.8। यहां पे भी उसने बोला नहीं है कि 10 ले लो, तो 9.8 लिए बेटा नेगेटिव लगेगी। t कितना था, 3। तो यहां से ये इधर आके बेटा 9.8 इंटू 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9.8 इंटू 3 इक्वल टू क्या आ गया जी आपका, u आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 29, क्योंकि देखो अगर मैं 10 ले लूं तो 30 आएगा। दैट मीन्स आंसर 30 से थोड़ा सा क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। आप सॉल्व करो, इट विल कम आउट टू बी 29.4 मीटर पर सेकंड, राइट। सेकेंड पार्ट कहता है द मैक्सिमम हाइट इट रीच। मैक्सिमम कितना जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं है। अब तक तो रटी गई होंगी इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा लो। ऊपर जाते वक्त फाइनल तो 0 हो जाती है। इनिशियल तुमने निकाल ली है, 29.4 यहाँ पुट हो जाएगी इक्वल टू 2g माइनस 9.8 लेना पड़ेगा आपको। तो g की वैल्यू होगी आपकी माइनस 9 पॉइंट बेटा 8। तो 2a ये निकालनी है तुमने। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये बनेगा 29.4 इंटू 29.4। नीचे बेटा आ जाएगा 2 इंटू 9.8। सॉल्व करोगे तो यू विल गेट एच। जब सॉल्व देखो अपने आप कर लेना, राइट है, सॉल्व अपने आप कर लेना, आ जाएगा आंसर 44.1 में। मेरा काम अब यहां पर आपको समझाना या हिंट देना ना बेटा, तो सॉल्व तो अपने आप ही करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं सी पे। इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। ओके, ये नोट हो गया सारा का सारा, मान लेते हैं 4 सेकंड बाद ये कहां पर होगा, ये हमने फाइंड करना है। ओके, ध्यान से सुनना, ये नोट कर लेना भाई, इसको हम मिटा रहे हैं। इस क्वेश्चन में लॉजिक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 4 सेकंड बाद कहां होगा, इतना हमने जज कर लिया कि भाई 3 सेकंड बाद तो ऊपर है। अब ऊपर से फिर से इसने नीचे आना शुरू किया, तो अगर यहां से यहां तक 3 सेकंड है, टोटल 4 सेकंड है, तो मतलब बेटा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक टोटल 4 सेकंड्स है। टोटल 4 सेकंड्स, बट ए से बी में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। 3 सेकंड में भैया ऊपर गया, अगले 1 सेकंड में यहां पर पहुंच गया, तो यहां पर है ये 4 सेकंड बाद। मतलब टॉप से यहां तक आने का टाइम कितना है, 1 सेकंड ही है। तो इसको लेके 1 सेकंड को लेके सॉल्व कर लेंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। तो टॉप से बेटा अगर मैं देखता हूं, टॉप से अगर मैं देखूं तो इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना 1 सेकंड, 1 लेना पड़ेगा क्योंकि टोटल 3 था, यहां से यहां तक एक टोटल 4 सेकंड हो जाएगा। 4 सेकंड के बाद हमने फाइंड करना है, तो u 0 हो गया। t कितना लेना पड़ेगा आपको बेटा, 1 सेकंड लेना पड़ेगा। ले लिया जी, मान लो t हमने 1 सेकंड। यूज क्या करूंगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ओके, s इसको x मान लेता हूं, तो ये हो गया बेटा आपका x। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऊपर से स्टार्ट किया है, प्लस हाफ, g की जगह 9.8, इसकी जगह 1। ठीक है जी, तो x किसके इक्वल आ गया बेटा, 9.8 को 2 से डिवाइड कर दो, 4.9 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 ही रहेगा। ओके, x इक्वल टू कितना आ गया, 4.9 मीटर फ्रॉम द टॉप। ठीक है जी, 4.9 मीटर फ्रॉम द टॉप। अब हाइट मेरी कितनी आई थी, 44.1 मीटर आई थी ना बेटा। तो टॉप से अगर 4.9 है, तो आप इसका आंसर ये भी दे सकते थे, टोटल हाइट कितनी आई थी, 44.1 माइनस 4.9 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ओके, ग्राउंड से इतना, टॉप से इतना। सॉल्व करोगे याद है, ग्राउंड से इतना आ जाएगा। तो दिस वाज योर 18th क्वेश्चन बेटा। इसके बाद जो एनसीईआरटी बुक है बेटा, उसका जो 19th और 20th है ना, 19, 20th क्वेश्चन जो है
वो आपका किस पे बेस्ड है, वो पॉइंट फोर्स और प्रेशर एक्सेट्रा से रिलेटेड होंगे, तो उसको मैंने अलग ही रखा है। चैप्टर का नाम था ग्रेविटेशन, तो हमने ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन से क्या कर लिया बेटा, डील अप कर लिया। तो होप आपको इसकी बहुत हेल्प मिलेगी अपना इसको सॉल्व करना। लेकिन मैंने बार बार बोला न्यूमेरिकल्स बेटा अपने हाथों से आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ओके जी। अब इसके बाद भी बेटा जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे फिजिक्स के, जैसे एक वर्क एनर्जी वाला चैप्टर बचता है, साउंड वाला चैप्टर बचता है, और जो प्रीवियस निकल गए उनके भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस का पूरा क्या आएगा, सीरीज आएगा। उसके अलावा बेटा बीच बीच में रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे आपके, कि रिवीजन सीरीज के वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे। ओके, बीच बीच में फिर ओवरऑल रिवीजन के लिए जैसे समय मिलेगा ओवरऑल आपको ना लाइव भी आपको मौका देंगे कि लाइव हम पूरी की पूरी डिस्कशन करें। आप अपने डाउट्स भी बीच में पूछ सकते हो। तो आपको इससे उम्मीद है हेल्प मिलेगी। अपना यहाँ तक कवर अप करके रखो और अगली वीडियो का इंतजार करो। और एक और बात जी, चैनल को भी खूब जमकर सब्सक्राइब करो और जमकर सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, जितना हो सकता है अपने दोस्तों को भेजो ताकि सबको इसका क्या मिले, बेनिफिट मिले। तो भाई सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए एकदम हमारे। ठीक है जी, ओके बाय बाय, थैंक यू, मिलेंगे ब्रेक के बाद।